हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम आपके लिए एक नई लेक्चर सीरीज लेकर के आए हैं जिसका नाम है द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीएनएस बोलेंगे। उसकी पूरी लेक्चर सीरीज आपको यहाँ मिलने वाली है फ्री यूट्यूब पे, जहाँ पे आप जो भी नए प्रोविजंस हैं जो आईपीसी में नहीं थे, या फिर वैसे प्रोविजंस जो आईपीसी से हटाए गए हैं और क्या क्या नई चीजें आई हैं, ये सारी चीजें हम लोग बीएनएस के अपने सीरीज में जानेंगे। आज हमारा ये पहला लेक्चर होगा बीएनएस का, और इसी के कॉन्टिन्यूएंस में आपको आगे भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और पूरा बीएनएस जो आपका है वो यही इसी YouTube चैनल पे आपको फ्री अवेलेबल होगी, इसकी पूरी सीरीज, ठीक है ना। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्प होने वाले हैं। वो बच्चे जो यूपीपीसीएस, यूपीएपीओ या फिर ऐसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें बीएनएस एक मेजर सब्जेक्ट है, उसमें आपको ये लेक्चर सीरीज हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के बारे में पढ़ने। ठीक, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो रेगुलर अपडेट्स हैं आपको वो मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आपसे एक भी लेक्चर जो है वो मिस ना होने पाए। तो चलिए, सबसे पहले अपराध होता क्या है। आप जानते हो कि ये एक क्रिमिनल लॉ है। बीएनएस किससे डील करता है? तो बीएनएस एक सब्सटेंटिव लॉ है। और ये सब्सटेंटिव लॉ किस चीज से डील करता है? तो क्रिमिनल लॉज जो भी इंडिया है, इंडिया में क्या क्राइम है, किस क्राइम के लिए या किस ऑफेंस के लिए, अगर कहें तो सही रहेगा, किस ऑफेंस के लिए कौन सी पनिशमेंट है, क्या प्रोविजन है, कितनी फाइन है, ये सारी चीजें जो है गिवन है हमारे बीएनएस में। तो पहले हम क्राइम की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। क्राइम की डेफिनेशन कुछ जूरिस्ट, कुछ फिलोसोफर ने जो है वो दी है, जो आपसे पूछा भी जाता है, जैसे उसमें बेंथम, ब्लैकस्टोन, इन लोग की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अभी हम लोग बेयर प्रोविजंस पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले जान रहे हैं कि क्राइम क्या है, ऑफेंस क्या है, देन आफ्टर हम बेयर प्रोविजंस पे जंप करेंगे। ओके, बेंथम बोलते हैं कि ऑफेंस आर व्हाटएवर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड फॉर गुड बिहेवियर और फॉर बैड रीजंस। कह रहे हैं बेंथम, अपराध वे है, या वह यहाँ कह दो तो सही रहेगा, अपराध वह है जिसे विधायिका ने अच्छे व्यवहार या बुरे कारणों से प्रतिबंधित किया है। आप जानते हो, जब भी कोई चीज बुरी होती है उसको प्रोहिबिट करा जाता है, उसको मना किया जाता है, निषेध किया जाता है कि ये आपको काम नहीं करना है। अगर ये आप काम करते हैं तो आपको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि गलत काम के लिए आपको प्रोहिबिट किया जाता है किसी भी कानून के द्वारा, और वो किस लिए? तो अच्छे रीजंस के लिए। ठीक है, अच्छे रीजंस के लिए गलत कामों को अगर प्रोहिबिट किया जा रहा है तो उसको एज अ क्राइम, एज अ ऑफेंस बताते हैं कौन? बेंथम। ठीक, इसी तरह ब्लैकस्टोन का अगर हम लोग डेफिनेशन देख लें तो ये क्या कहते हैं? अ क्राइम इज एन एक्ट, क्राइम एक एक्ट है, कमिटेड और ओमिटेड, या तो करा जाता है या तो उस कार्य को करने में चूक करी जाती है, इन वॉयलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, जो भी पब्लिक लॉ है उसके वॉयलेशन में अगर किसी काम को करा जाता है या उस काम को करने से चूक जाया जाता है, जिसका जो ड्यूटी है उस काम में चूक हो जाती है, तो वो वॉयलेशन है पब्लिक लॉ का, फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट, जो मना करता है वो काम करने के लिए। फिर से हिंदी में देखेंगे, अपराध किसी सार्वजनिक कानून के निषेध या आदेश के उल्लंघन में किया या छोड़ा गया कार्य है। सीधे सीधे बात आपको समझ में आ रही हो कि कोई भी ऐसा पब्लिक कानून है, पब्लिक लॉ है, जो किसी काम को आपको करने से मना करता है, अगर वो आप काम करेंगे तो उसके लिए आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है,
या फिर आपको जो काम दिया गया है, आप जिस चीज के लिए ड्यूटी बाउंड है, ठीक है, ऑथराइज्ड जो काम करने के लिए आप लीगली बाउंड हो इस काम को करने के लिए, आप वो काम नहीं करते हो, उस काम में चूक कर देते हो, तो वो भी एक ऑफेंस है, ठीक है, और उसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ब्लैकस्टोन ने ये बोला। तो ये दो डेफिनेशन आप देखिए, दो डेफिनेशन जो है वो काफी है, ठीक है, आपके लिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो ऊपर जितने भी फिलोसोफर की डेफिनेशन दी है उसको आप कवर कर सकते हो, लेकिन दो जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ क्राइम को बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आप कोई भी चीज बनाते हो, ठीक है, चाहे वो कोई डिश ही ले लो, तो उसको बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी तरह क्राइम को भी बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है? टोटल 4 एलिमेंट होते हैं क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट या बनाने के लिए। ओके, ह्यूमन बीइंग और अ पर्सन। क्राइम करने वाला कौन होना चाहिए? तो भाई ह्यूमन बीइंग होना चाहिए या कोई पर्सन होना चाहिए, कोई एनिमल नहीं होना चाहिए, कोई जीव जंतु नहीं होना चाहिए, ठीक। इविल इंटेंट या मेंस रिया होना चाहिए, मतलब एक इविल इंटेंशन होना चाहिए, आपका ये आशय होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये गलत काम करना है। इंटेंशन होना चाहिए, आपके दिमाग में वो काम करने की पूरी आशय होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली कोई काम हो गया तो उस चीज को उसमें लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट है वो है एक्ट और ओमिशन, ठीक है ना। जो भी आपने इंटेंशन बनाया है कोई गलत काम करने के लिए, उसका एक्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको आपको करके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ इंटेंशन के बेस पे आपका जो है पनिशमेंट नहीं मिलता है, हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली सिर्फ इंटेंशन के बेस पे पनिशमेंट आपको नहीं मिलता है। उसके लिए आपको वो काम करना पड़ता है जो आपको कानून में मना किया गया है, या फिर आपको जो काम करने के लिए दिया गया है, ठीक है, आप वो काम नहीं कर रहे हो, मतलब ओमिट कर रहे हो, तो उस ओमिशन के लिए भी आपको सजा मिलती है। तो एक्ट और ओमिशन होना चाहिए। फिर उसके बाद है चौथा, इंजरी टू अनदर पर्सन, और उस काम, उस एक्ट और ओमिशन से किसी सामने वाले पर्सन को क्या हुआ हो, इंजरी हुआ हो, चोट आई हो, आघात आया हो। वो इंजरी कैसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं वो फिजिकल इंजरी हो, किसी भी तरह की इंजरी उसको हो सकती है। तो ये 4 जो रहा आपका, पहला, दूसरा, ठीक है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा एलिमेंट किसका? तो क्राइम का एलिमेंट। अब यहाँ देखो भाई, मेंस रिया का, मेंस रिया एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, रिया, जिसका मतलब क्या है? इविल इंटेंट, ठीक है। एक्टस रियस क्या है? एक फिजिकल रिजल्ट है ह्यूमन कंडक्ट का, ओके। और ये जो मेंस रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉ के मैगजीम्स है जिसको आपको जानना जरूरी है अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो। पहला है क्या मैगजीम? एक्टस नन फेसिट रियम नेसी मेंसिट्रिया, जिसका मतलब ये पूरा एक क्या है आपका? ये पूरा एक आपका मैगजीन्स है, जिसका मतलब है इट मीन्स दैट The act itself does not make a man guilty. केवल एक्ट कर देना किसी आदमी को गिल्टी नहीं बनाता है, अपराधी नहीं बनाता है, अनलेस जब तक कि उस आदमी का सेम इंटेंशन ना हो वो काम करने का। मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो सामने से रास्ते पे जा रहा है, ठीक है, और सामने से कोई बूढ़ी महिला आ रही है, और व्यक्ति जो है वो स्कूटी चला रहा है, ठीक है। व्यक्ति की आंख में आ करके कुछ पड़ गया अचानक से, जिसको कहते हैं कीड़ा वगैरह, छोटा सा इंसेक्ट जो है वो आके उसके आंख में पड़ गया, और उसकी आंख जो है बहुत चुभने लगी, और उसने तुरंत अपनी आंख बंद कर ली और सामने से आ रही लेडी को थोड़ा सा टक्कर लग गया, ठीक है। तो ये क्या था?
ये क्या जो स्कूटर चला रहा है या स्कूटी चला रहा व्यक्ति था उसकी गलती थी, उसने जानबूझ के ऐसा इंटेंशन बनाया था कि सामने से आ रही कोई महिला को मैं मारूंगा या फिर उनको हर्ट करूंगा, उनको इंजरी दूंगा, नहीं ना था। तो ये कहीं से जस्टिसेबल नहीं होगा कि उसने क्राइम किया है। तो इसीलिए ये जो मैक्सिम है ये लागू होगा उस पे कि एक्ट एज एन एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम और ऑफेंस अनलेस इट हैज क्या इंटेंशन और मेंसरिया। ये बात आपको आई होप समझ में आई हो। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जो दूसरा मैक्सिम है, दूसरा मैक्सिम क्या कह रहा है इसको जरा हम देख लेंगे। एक्टस मी, ठीक है, ये सब मैक्सिम है। एक्टस मी इन विशियो फैक्टस नन इस्ट मीन्स एक्टस। इसका मतलब क्या है भाई? इट मीन्स दैट एन एक्ट डन बाय मी, कोई भी ऐसा एक्ट है जो मेरे द्वारा किया गया है, मतलब मेरे द्वारा, सिर्फ मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए भी है कि ऐसा कोई एक्ट जो मेरे द्वारा किया गया है अगेंस्ट माय विल, मतलब कोई भी काम है जो मेरे द्वारा किया तो गया है लेकिन मेरे बिना इच्छा के किया गया है, तो ऐसा कोई भी एक्ट जो है वो मेरा एक्ट नहीं समझा जाएगा। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि मेरे कान पे कोई बंदूक लगा करके और मेरे से कुछ चोरी करवा ले रहा है या किसी का बटुआ जो है वो छिनवा ले रहा है मुझसे, तो मेरे द्वारा ये काम तो किया गया है, मेरे द्वारा तो सामने वालों का बटुआ छीना गया है, लेकिन क्या ये मैंने खुद से काम किया है, अपनी इच्छा से काम किया है? नहीं, किसी के डर, किसी के दबाव में आकर के मैंने ये काम किया है। तो ऐसा काम जो मेरी इच्छा के बिना किया गया है उसको मेरा काम या मेरा एक्ट नहीं समझा जाएगा। ये है मेरा दूसरा जो हमारा मैक्सिम है, वो आपको समझ में आई होप आ गया होगा। फिर उसके बाद है नुल्लम क्राइमेन सिन लेग नुल्ला पोइना सिन लेग। इसका मतलब क्या है? It means that there must be no crime or punishment except in accordance fixed predetermined by law। कह रहा है कि जिस क्राइम के लिए, अब देखो बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में जिस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट गिवन है सिर्फ उसी पनिशमेंट से उसको सजा मिलेगी, इसके अदरवाइज कोई उसको सजा नहीं मिलेगी। मान लो चोरी की सजा अगर 3 साल और फाइन है तो चोरी की सजा के लिए सिर्फ 3 साल और फाइन ही मिल सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा उसको सजा नहीं मिल सकती। तो जितना किसी लॉ में, प्रिस्क्राइब्ड लॉ में ऑफेंस के लिए पनिशमेंट गिवन है या फाइन गिवन है उतना ही लगाया जा सकता है या उसी के अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना? तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, और कुछ खास है नहीं इसमें। हम सीधे आ जाएंगे अपने जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अगर आप बेयर एक्ट नहीं लिए हैं बीएनएस का तो बेयर एक्ट ले लीजिए। बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ बेयर एक्ट के हम लोग सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं कवर करने वाले हैं। ऐसे सेक्शंस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, वेदर यूपीपीसीएस या पीएससी कह ले, जुडिशरी की प्रिपरेशन या एपीयू की प्रिपरेशन या फिर अपना जो सेमेस्टर है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अदर जो भी एग्जाम में आपका एक सब्जेक्ट बीएनएस मेजर पाया जा रहा है, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस है और प्रोविजंस है सिर्फ हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप अपना बेयर एक्ट लेकर के बैठे, अदरवाइज ये आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पीपीटी आपके टेलीग्राम चैनल या फिर जो हमारा टारगेट गुरुकुल का ऐप है उस पे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी चैप्टर 1। चैप्टर 1 जब आप खोलेंगे अपने बेयर एक्ट में तो ऐसे प्रीलिमिनरी करके दिया होगा और उसका नाम होगा चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है उसमें कितने सेक्शन हैं या फिर चैप्टर 1 कितने सेक्शन को कवर करता है हम ये देख लेते हैं। तो 1 से लेकर के 3 तक सेक्शन इसको कवर करता है। एक्सटेंट जो बताता है कि एक्सटेंट और कमिटमेंट ऑफ द कोर्ट, मतलब कि इस जो कोड है या फिर ये जो संहिता है जिसको हिंदी में बोलेंगे हम संहिता, ये संहिता कहाँ तक एक्सटेंड करती है, कहाँ तक इसका दायरा है, कहाँ तक इसका प्रसार है और कब ये एक्ट जो है वो लागू हुआ। चैप्टर 1 इसके बारे में बात करता है। देखिए सेक्शन 1
of the संहिता deals with the title and extent of the संहिता। अगर आपसे कोई पूछे कि ये संहिता जो है इसका टाइटल और एक्सटेंट किस सेक्शन में है, तो ऑप्शन 1 आएगा आपका आंसर कि सेक्शन 1 में इसका टाइटल और एक्सटेंट दिया हुआ है। सेक्शन 1 क्लॉज 3 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्या कहता है? 1 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन शैल बी लायबल to punishment under this Sahita and not otherwise for every act or omission contrary to the provision। देखिए क्या कह रहा है, सेक्शन 1 का क्लॉज जो 3 है वो क्या कह रहा है, 1 क्लॉज 3 कि कोई भी ऐसा पनिशमेंट इस संहिता के अंदर जो दिया हुआ है, कोई भी ऐसा एक्ट या फिर ऐसा ओमिशन किया गया है जिसके लिए इस संहिता में प्रोविजंस दिए गए हैं पनिशमेंट के, सिर्फ उसी के द्वारा या सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलेगा, ना कि इसके अलावे किसी और लॉ के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, हिंदी में भी देख लेते हैं। 1 क्लॉज 3 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रावधानों के विपरीत प्रत्येक कार्य या चूक के लिए इस संहिता के तहत दंड का भागी होगा, अन्यथा न ही जिसका दोषी वह भारत के अंदर होगा। ठीक है ना, तो जब तक कि कुछ ऐसा कॉन्ट्ररी, कुछ विरोधाभास निकल करके लॉ में नहीं आ रहा है, तब तक कोई भी अगर एक्ट और ओमिशन इंडिया में करा गया है तो उसके लिए पनिशमेंट के जो प्रोविजंस हैं वो कौन से लगेंगे, तो बीएनएस के लगेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 कब लागू हुआ, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 साल कैम इनटू फोर्स, तो इसका एनफोर्समेंट डेट जो है वो 1 जुलाई 2024 का है। एक्सेप्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 106 क्लॉज 2 इट रिसीव्ड असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 25 दिसंबर 2023। अच्छा देखिए, इन्फोर्समेंट डेट अलग होती है, इनेक्टमेंट डेट अलग होती है, तो इसकी असेंट पाने की डेट यानी इनेक्टमेंट डेट कब थी, तो 25 दिसंबर 2023 को इसने प्रेसिडेंट से अपना असेंट जो है वो पा लिया था। लेकिन लागू कब हुआ, ये 1 जुलाई इसी साल से 1 जुलाई 2024 से। और इस सेक्शन को छोड़ करके, इस सेक्शन के प्रोविजन को छोड़ करके, मतलब 106 क्लॉज 2 में जो प्रोविजंस था उसको छोड़ करके रिसीव्ड इस मतलब ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन का लागू होने का डेट जो है वो अलग होगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी सेक्शंस हैं वो पूरी तरह से अप्लाई हो गए, लागू हो गए इंडिया में 1 जुलाई 2024 से। ठीक, चलिए भारतीय न्याय संहिता 2023 साल कैम इनटू फोर्स, ये तो मैंने बता ही दिया, यही चीज हिंदी में है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट। आप जानते हैं कि बीएनएस तो हमारे पूरे भारत की टेरिटरी में जो है वो लागू होता है, लेकिन इसके अलावे भी, भारत के अलावे भी ये और जगह लागू होता है, और वो कहाँ कहाँ लागू होता है उसको हम लोग सेक्शन जो है 1 क्लॉज 4 और 1 क्लॉज 5 में देखेंगे। ठीक, चलिए तो बात आती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टेरिटरी में हमारा जो बीएनएस है वो लागू होता है, तो पहले देख लेंगे पहला ऐसा सिचुएशन कब है। 1 क्लॉज 4 जो बात करता है कि प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provision of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India। कह रहे हैं कि कोई भी अगर इंडिया का पर्सन ऐसा है जो इंडिया के बाहर जा करके क्या कर रहा है, कोई भी ऑफेंस कर दे रहा, कोई भी क्राइम कर दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो इंडिया के, मान लो कि इंडिया का कोई व्यक्ति जा करके नेपाल में कोई क्राइम कर दिया तो उसके ऊपर इंडिया का कानून नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर
कोई पर्सन है जो इंडिया के बाहर जाकर के कोई ऑफेंस कर रहा है, इंडिया के बाहर जाकर के मर्डर कर रहा है, इंडिया का टेरिटरी जो है वो छोड़ करके कोई ऑफेंस कर रहा है अकॉर्डिंग टू बीएनएस, तो उसको सेम तरह से पनिश किया जाएगा जैसा कि वो इंडिया में वो क्राइम या ऑफेंस करा हो। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ का व्यक्ति कहीं दूसरे जगह जाकर के कर देगा ऑफेंस तो उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, उस पर भी वही चीजें लागू होंगी जैसा वो इंडिया में वही काम करता। ये सेक्शन बोलता है 1 क्लॉज 4। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बिल्कुल हुआ। अब 1 क्लॉज 5 देख लीजिए। यहाँ पे पहले इलिस्ट्रेशन या एग्जाम्पल देख लीजिए उसके 1 क्लॉज 4 का क्या कह रहा है। कह रहा है कि if an Indian does an act in a foreign country, अगर कोई इंडियन है और वो काम कहाँ करता है जाकर के फॉरेन कंट्री में, which is not an offense in that country but is an offense in India, he may be prosecuted in India। कह रहा है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ को कोई व्यक्ति है, मान लो कि भूटान में जाकर के, नेपाल में जाकर कहीं भी इंडिया के बाहर जाकर के वो काम कर रहा है, जो यहाँ पे तो अगर वो काम करता तो क्या होता? लाइबल होता, ऑफेंस पनिशमेंट के लिए लाइबल होता, लेकिन वहां पे वो चीज जो है वो ऑफेंस ही कंसीडर या क्राइम ही कंसीडर नहीं की जाती है उनके कानून में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच गया, अगर यहाँ का सिटीजन है तो उसको वहां के उसके एक्ट या ओमिशन के लिए यहाँ पे चार्जेस को लगाए जाएंगे, मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, भले ही उस कंट्री में इसके रिगार्डिंग कोई कानून हो, कानून में पनिशमेंट हो या ना हो। ठीक है ना? एक मिनट, ठीक है। अब चलिए 1 क्लॉज 5 हम लोग देखेंगे। 1 क्लॉज 5 ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के ही बारे में बात करता है। प्रोवाइड्स दैट एक्सटेंशन ऑफ संहिता टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, it provides that the provisions of this code apply also to an offense committed by, किन किन के द्वारा किया गया जो ऑफेंस है उसको भी इंडिया के ही संहिता के द्वारा पनिश करा जाएगा। तो पहला कह रहा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया का है, इंडिया का सिटीजन है और वो बाहर जाकर के कहीं क्राइम कर रहा है, बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्राइम कर रहा है कोई, तो उसके ऊपर क्या लागू होगा? ये कोड लागू होगा। नेक्स्ट कह रहा है एनी पर्सन on any ship or aircraft registered in India when wherever it may be, कह रहा है कि कोई भी शिप हो, एयरक्राफ्ट हो, जैसे कि जहाज की नाव होती है या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट हो, जहाज हो, तो वो अगर इंडिया में वो जहाज, शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है तो उसमें बैठा कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता हो ना, ये जरूरी नहीं कि वो इंडिया का, वो कहीं का हो, लेकिन इंडिया के रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पे अगर कोई भी क्राइम या ऑफेंस करा है ना, तो उसके लिए उसको किसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी? तो इस बीएनएस के अकॉर्डिंग, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग एन ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेस लोकेटेड इन इंडिया। मान लो कि कंप्यूटर में इंडिया में जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेस हैं, ठीक है ना, उस पे कोई बाहर का आदमी बैठ करके, लेट्स सपोज अमेरिका का आदमी बैठ करके जो है, या फिर किसी भी कंट्री आप लोग सोच लो, वहां का व्यक्ति बैठ करके यहाँ की सिस्टम को हैक कर रहा है या यहाँ के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति को किसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी? तो यही इसी बीएनएस के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस दिया है बीएनएस में, कंप्यूटर रिसोर्सेज जो लोकेट है इंडिया में, उसको साथ छेड़छाड़ करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। और साथ में वो तो बाहर का सिटीजन हो गया, उसको भी मिलेगी, और हमारे यहाँ का भी मान लो कोई सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, वो बाहर विदेश किसी कंट्री में रह रहा है और यहाँ वहां से यहाँ के सिस्टम्स को, कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसको भी
सेम बीएनएस के अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगी। तो ये आपने 1 क्लॉज 4, 1 क्लॉज 5 अच्छे से पढ़ा, 1 क्लॉज 3 पढ़ा, और 1 क्लॉज 1 में तो मैंने बताया कि एक्सटेंट और कमिटमेंट क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक उदाहरण है या इलस्ट्रेशन है, इसको हम देख लेंगे। कह रहा है कि ए हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ए कौन थे, एक सिटीजन ऑफ इंडिया थे, commits a murder in a place without and beyond India. He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he is found. कह रहा है कि ये जो है वो एक सिटीजन है, नागरिक है इंडिया के, और उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया है किसी भी प्लेस पे जो विदाउट या बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि वो छूट जाएंगे, उनको पकड़ा जाएगा और वो इंडिया में कहीं भी पकड़ा गए। ठीक है ना, मान लो वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वो मुंबई में भी पकड़ा जाएंगे ना मिस्टर ए, तो उनको वहीं पे पकड़ करके सजा उनको दी जाएगी, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है, ये बात कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केसेस है उसको देख लेते हैं। जितेंद्र पांचाल वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2009 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि अभियुक्त यानी कि अक्यूज पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगा है को किसी अपराध के लिए किसी विदेशी देश में मुकदमे का सामना करना पड़ा है, तो उस पर भारत में किसी विदेशी देश में लगाए गए पिछले आरोप से अलग और अलग अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। दोहरे खतरे के निषेध से आगामी सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है एक, ठीक है, उसका वो जो है वो बाहर जा करके कोई स्मगलिंग वगैरह जैसा भी काम जो है वो कर रहा है, या फिर नारकोटिक्स विभाग के द्वारा उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है उस व्यक्ति को, और उसी सेम व्यक्ति का मुकदमा जो है उसी से रिलेटेड इंडिया में भी चल रहा है, तो उस पे डबल जेओपार्डी या फिर ये कह करके उसके ऊपर उसको अक्यूज नहीं हटाया जाएगा कि इसके ऊपर तो वहां भी केस चल रहा है सेम मैटर पे और यहाँ भी केस चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पढ़े होंगे डबल जेओपार्डी का मामला 22 क्लॉज 2 में, ठीक है, आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में, उसमें डबल जेओपार्डी में का आप जो है जिक्र देखे होंगे। तो इसमें यही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है इंडिया के बाहर जाकर के उसके ऊपर मान लो कि कोई केस वगैरह हो गया और सेम उस वैसे ही रिलेटेड कोई केस जो है वो इंडिया में उसने करा है या फाउंड किया गया है, तो उसके इस बेसिस पे ये नहीं किया जाएगा कि नहीं उसके ऊपर तो पहले बाहर से ही केस चल रहा है इसी सेम मैटर पे और उसी के लिए हम इंडिया में क्यों चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक्सेप्शन उस पे लागू नहीं होगा। अगर बाहर केस चल रहा है तो इंडिया में भी सेम चीज के लिए जो है वो केस चल सकता है। ठीक, ये वाला आपका केस हो गया। अब 1 क्लॉज 6 क्या कहता है ये देख लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग डेफिनेशन क्लॉज पे आएंगे। सेक्शन 1 क्लॉज 6 क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी, डिजर्टेशन of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of government of India or provision of any special or local law। क्या कह रहा है हिंदी में भी जरा देख लीजिए कि धारा 1 क्लॉज 6 में प्रावधान है कि इस संहिता की कोई भी बात भारत सरकार की सेवा में अधिकारियों, सैनिकों, नाविकों, भारतीय वायुसैनिकों के विद्रोह या परित्याग को दंडित करने के लिए किसी अधिनियम के प्रावधानों या किसी विशेष या स्थानीय कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। देखो बीएनएस किस पे लागू नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता जो जितने भी ये जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, सैनिक होते हैं, नाविक होते हैं या वायु सैनिक होते हैं, ये अगर विद्रोह कर रहे हैं या परित्याग कर रहे हैं अपनी ड्यूटी से या अपनी ड्यूटी के साथ, तो उन पे बीएनएस का प्रोविजन लागू नहीं होगा। इनके लिए जो भी स्पेशल प्रोविजन या लोकल प्रोविजन बनाए होंगे वो चीज लागू होगी, उनके पे बीएनएस लागू नहीं होगा। तो 1 क्लॉज 6 में भी आपने देख लिया कि क्या लागू होगा क्या लागू नहीं होगा। तो अभी तक हम लोग ने सेक्शन 1 को बड़े अच्छे से देखा और उनके क्लॉजेस को, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को समझा। अब जो हमारा
नेक्स्ट है डेफिनेशन का जो सेक्शन है, डेफिनेशन जो है वो 2 में आता है। टू के सब क्लॉज में आपको सारी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो परिभाषाएं एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए पहला चाइल्ड, चाइल्ड कौन है भाई? तो चाइल्ड, बालक का अर्थ, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो अगर कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि मैं बच्चा हूं, तो बच्चा के लिए क्या जांचना पड़ेगा अंडर बीएनएस कि वो 18 साल का से ज्यादा है या 18 साल से कम है। अगर 18 साल से कम है तो वो बच्चा कंसीडर किया जाएगा, 18 साल से ज्यादा है तो वो जो है वो बच्चा कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन डेफिनेशन का, वो है 2 क्लॉज 4। इसमें क्या बात की जाएगी? अ पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफिट, या नकली उस व्यक्ति को बोला जाता है, हु कॉजेस वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, intending by means that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। अब यहां देखिए उस व्यक्ति को नकली या फिर काउंटरफिट कहा जाता है जो एक चीज को दूसरे चीज से मिलता जुलता बनाता है। जैसे जो नकली नोट होते हैं, नकली नोट आप जानते होंगे ना, काउंटरफिटिंग होता है। ठीक है, तो एक चीज से, एक ओरिजिनल चीज से दूसरी मिलती जुलती चीज बनाता है, इस इरादे से कि उस समानता के माध्यम से धोखाधड़ी की जाए, यह जानते हुए कि इस प्रकार धोखाधड़ी की जाएगी। अब मान लीजिए जाली नोट या नकली नोट लोग क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं ना कि सिमिलर दिखाने के लिए, कि इसको हम किसी को आसानी से दे के बेवकूफ बना सकते हैं कि ये सिमिलर दिख रहा है। तो ऐसा कोई भी काम अगर किसी को धोखाधड़ी के देने के लिए विथ इंटेंशन के साथ बनाया गया है कि ये ओरिजिनल चीज के साथ सेम टू सेम मैच हो जाएगी, दैट इज नोन एज काउंटरफिट। तो इसको 2 क्लॉज 4 में बताया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा इसका, इसमें कुछ है नहीं। कोर्ट देखिए 2 क्लॉज 5। 2 क्लॉज 5 क्या कह रहा है कोर्ट का? कोर्ट मीन्स अ जज, court means a judge who is empowered by law to act judicially alone, or body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। देखिए हमेशा एक शब्द आ रहा है acting judicially, अपनी कैपेसिटी में रह करके अगर कोई जज जो है वो काम करता है तो वो क्या कहलाता है? कोर्ट कंसीडर्ड कहलाता है, या कोर्ट माना जाता है उसको। पर्सनल काम कोर्ट कंसिडर नहीं होगा। एक्टिंग जुडिशियली अगर कोई जज जो है वो काम कर रहा है, या फिर जजेस का ग्रुप जो है वो काम कर रहा है, बेंच काम कर रही है, तो दैट इज नोन एज कोर्ट। ओके, देखिए यहाँ पे 2 क्लॉज 5 हिंदी में भी देख लेते हैं। न्यायालय का अर्थ एक न्यायाधीश जो अकेले न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए कानून द्वारा सशक्त है, ऑथोराइज्ड है, भाई बिल्कुल एम्पावर्ड है वो काम करने के लिए, या न्यायाधीशों का एक निकाय, एक निकाय, ठीक है ना, द्वारा एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त है। जब ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय न्यायिक रूप कार्य करने के लिए सशक्त होगा या एम्पावर्ड होगा, तो इसी को हम लोग कोर्ट कंसीडर करेंगे। तो कोर्ट में ये चीज आती है, आप देख लीजिएगा। अब डिसऑनेस्टली 2 क्लॉज 4, 2 क्लॉज 4 भी इंपॉर्टेंट है। बेईमानी से कह रहे हैं कि बेईमानी का मतलब किसी व्यक्ति को गलत लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया कोई भी कार्य। देखो एक होता है रॉन्गफुल गेन, एक होता है रॉन्गफुल लॉस। तो आप जो है किसी के साथ बेईमानी करते हो, बेईमानी करके क्या करते हो कि मान लो कि बराबर बराबर हिस्सा अगर किसी को बांटना है तो आप क्या कर देते हो, बेईमानी से अपना हिस्सा ज्यादा ले लेते हो, या फिर जिसको ज्यादा हिस्सा दिलाना चाहते हो उसको ज्यादा दिला दोगे, और दूसरा वाला तो ऑटोमेटिकली जब आपको रॉन्गफुल गेन हो गया तो दूसरे वाले को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जब आप किसी को रॉन्गफुल लॉस करवाते हो, किसी को रॉन्गफुल गेन करवाने के लिए, गलत तरीके से लाभ कराने के लिए आप किसी को गलत तरीके से हानि करवा देते हो, मतलब जिसका था उसको नहीं दिला करके दूसरे को दिला देते हो, तो ये चीज क्या कहलाती है, बेईमानी या डिसऑनेस्टली कहलाती है। ये 2 क्लॉज 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग दस्तावेज कहते हैं, 2 क्लॉज 8, इसमें क्या कह रहा है,
डॉक्यूमेंट्स मीन्स एनी मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जो है वो एक्सप्रेस्ड है, मैटर जो एक्सप्रेस्ड किया गया है, ये डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी चीज पे, किस पे, किसी भी चीज का मतलब है पेपर पे, दीवार पे, पत्थर पे, ठीक है ना, या फिर पत्ता, बहुत सारी चीजें हैं, या फिर बार्क पे, कोई भी सब्सटेंस पे अगर कोई भी चीज एक्सप्रेस्ड की गई है या दिखाई गई है थ्रू द मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क, और इसमें से ग्रुप ऑफ, कई ग्रुप ऑफ जो है, यानी लेटर फिगर एक साथ भी हो सकते हैं, लेटर मार्क्स एक साथ भी हो सकते हैं, फिगर मार्क्स एक साथ भी होते हैं, तीनों एक साथ मिल करके अगर आते हैं तो फिर, या फिर अकेले भी आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, डॉक्यूमेंट कंसीडर होते हैं। एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर विच मे बी यूज्ड एन एविडेंस और मैटर। और ये जो चीजें लिखी गई हैं थ्रू द हेल्प ऑफ लेटर्स, फिगर, मार्क या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड करा गया है इस पर्पस से कि ये एक दस्तावेज के रूप में रखा जाएगा या इसका उपयोग जो है दस्तावेज के रूप में होगा, वैसी सारी चीजें क्या कहलाती हैं, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा दस्तावेज का अर्थ है कि किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से अगर कोई बात बताई गई है, लिखी गई है या बनाई गई है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में वो सारी चीजें रिकॉर्ड करी गई हैं फॉर द एविडेंस पर्पस, तो उस सारी चीजों को हम लोग डॉक्यूमेंट का दर्जा देंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो आज के लिए था आपका सेक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी की जो क्लासेस हैं वो फर्दर आपको दूसरा जो लेक्चर है आपको मिलता रहेगा। आज हम लोग ने दस्तावेज तक, ठीक है, डॉक्यूमेंट तक अपना 2 क्लॉज 8 तक जो है वो फिनिश किया है। कल हम लोग या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रॉडुलेंटली से कवर करेंगे और आगे चल करके हम लोग जनरल जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उसको भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।